पूरा नहीं। अच्छा, मतलब होमवर्क नहीं किया ये कहना चाह रहे हो? पूरा नहीं थोड़ा किया, बाकी है थोड़े सर, थोड़े थोड़ा किया है, बाकी। नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत। मोड़ा नहीं, मतलब किया या नहीं बताओ। सर नहीं किया, नहीं नहीं किया। नहीं किया। किया। हाँ। तो बस सच बोलना तो सीखो। ठीक है, कोई नहीं, चलो। तो लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है, लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो था, वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ। याद है? हाँ सर। उस वर्क एनर्जी थ्योरम में सबसे लास्ट वाला प्रॉब्लम किया था, स्ट्रिंग पुलिंग सिस्टम को वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने का बताया था, और दो एग्जांपल किए थे शायद। हाँ सर। तो एक दो और वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले एक वर्क एनर्जी थ्योरम का सम करो। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा इसका डायग्राम देता हूँ। दो क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम के हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर आगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पर। ये इसका डायग्राम है। कोशिश कीजिए जल्दी। मैक्सिमम 5 मिनट हैं आपके पास सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट है आपके पास, और आराम करने के लिए मेरे पास 5 मिनट।
आया किसी को कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं आ रहा है, आ देख रहा है? कर रहा हूँ। जैसे ही आया कुछ बताना। हाँ सर, जरूर। आया कुछ आंसर किसी को? नहीं बोल बेटा। नहीं सर। कुछ भी नहीं आया?
कुछ किया या ऐसे ही बोल रहे हो तुम लोग? नहीं किया सर। किया? अरे वाह, हाँ। क्या किया यही बता दो, आंसर छोड़। पहले मतलब एक्शन एक्सेलरेशन ढूंढना उसका, हम्म मतलब फोर्स। पहले ए से लेके बी तक तो ये कांस्टेंट है वेलोसिटी। उसके हम्म बाद फ्रिक्शन आएगा ना, तो फिर एक्सेलरेशन निकाला, फोर्स बाय मास, हम्म वैसा करके। तो हम्म और उससे फिर डिस्टेंस ट्रेवल उतना निकाला उससे एस। क्या आगे नहीं समझ रहा क्या तो। और स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगा? हाँ सर, वही वही किसे अप्लाई भाई करूँ वो नहीं। ठीक है, चलो देखो इधर। मान लेते हैं कि आगे स्प्रिंग को एक्स कंप्रेस करने के बाद रुक गया, ठीक है? तो ये डिस्टेंस मान लो एक्स, तो ये एक्स अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। हाँ। यहाँ पर वेलोसिटी भी है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। यस सर। सो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो? Work done by all the forces is equal to the change in the kinetic वेरी गुड। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस हैं? friction और spring। तो यहाँ पर ग्रेविटी mg, नॉर्मल रिएक्शन n, फ्रिक्शन का कुछ होगा और स्प्रिंग का कुछ होगा। सो ये सब मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल 0 माइनस इनिशियल हाफ mu² होना चाहिए। हाँ यस सर। हाँ सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? जीरो। 0 होगा, हाँ क्योंकि यस वर्टिकल सर। डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। नहीं सर, नहीं हो रहा। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? जीरो। जीरो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू म्यू माइनस म्यू म्यू एम जी। एम जी यस। इंटू, अब ये जो s डिस्टेंस होगा उसमें a टू b में तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो नहीं सर। सर। तो b टू d डिस्टेंस प्लस x। हाँ वर्क हाँ डन हाँ बाय सर, हाँ। स्प्रिंग क्या होगा? हाँ, माइनस हाफ के एक्स क्या? स्क्वायर होता है। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, लास्ट क्लास में किया था। हाँ। दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ mu²। सारी वैल्यूज पता है, x मिलेगा? हाँ सर। हाँ सर, मिल जाएगा। मिलेगा। ढूंढोगे या मैं ढूंढूं? नहीं सर, ढूंढ रहे थे। ढूंढ के बताइए x कितना मिला। सर वो यस बी सर। डी प्लस एक्स कैसे हुआ समझा नहीं। b टू d पार्ट में भी फ्रिक्शन है ना, या नहीं? हाँ सर है। तो फ्रिक्शन वाले सरफेस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बी डी सर प्लस बी एक्स। डी। यस सर बी डी प्लस एक्स। आया समझ में? हाँ सर। बधाई हो। जल्दी बताओ, x कितना आया सॉल्व करने के बाद?
एक्स मिला कुछ? हाँ सर वो पढ़ रहे थे कि क्या मिला? इतनी देर टू में तो हंड्रेड 200 आ गया एक्स तो। नहीं 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 चलो कोई बात नहीं, एक्स सर नहीं 0.1 मीटर है। हाँ शायद 0.1 हो सकता है। एक्स नहीं ढूंढने के लिए थैंक यू, मैं ढूंढ देता हूँ। म्यू के है 0.2, तो 0.2 मास 0.5, तो 0.5, जी को 10, बी डी की वैल्यू है 2.14 प्लस एक्स माइनस हाफ, के की वैल्यू है 2 है ना के, हाँ हाँ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ दैट इज 0.5, मास मतलब अगेन 0.5 और यू मतलब 3 है शायद, 3 का स्क्वायर। तो सर बीडी 1.14 कि वो BD 1.14 होगा ना कि सर बीसी 2.14 दिया है, बी डी कितना दिया है? बीसी दिया है बीसी। सर बराबर है। अबे तुम लोग ये आर्यन खान वाला आइटम तुम लोग के पास है? अबे अल्लाह नहीं कर। So 2.14 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और ये हो गया 9/4, तो 9/2 4.5 और 4.5/2 2.25। तो ये कैसा हो गया? एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड ले जाओ माइनस एक्स और इसको इधर ले जाओगे तो माइनस 39 4.39, दिस इज इक्वल टू 0। ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, हाँ इससे एक्स मिलेगा हाँ हाँ कितना? मिल तो जाएगा सर। या कुछ गलत किया है देखो तो एक बार। अच्छा यहाँ पर भी एक माइनस था ना, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ये भी माइनस था 2.14, तो माइनस एक्स एक मिनट, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 0.11 माइनस 0.11, ठीक है ये होगा शायद। हाँ यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी, हाँ सर कितनी मिलेगी? 0.1 मीटर मिलेगी, हाँ है ना। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनो, जिसके लिए ये क्वेश्चन दिया था मैंने। स्प्रिंग एक्स 0.1 मीटर कंप्रेस होने के बाद ऑब्जेक्ट वहां पर रेस्ट पर आएगा, लेकिन रेस्ट पर ही रहेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, reinforce है। समझा कुछ? यस क्योंकि सर। स्प्रिंग उसको पुश करेगा, हाँ यस सर। तो वहां पर मूव करेगा या नहीं वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स के एक्स लेफ्ट साइड लगेगा हाँ यस सर। और फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड लगेगा। यस सर। इस के एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.1 0.2 न्यूटन, हाँ और ये जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू mg होगा। हाँ सर तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना है? 0.22 दिया है। तो ये 0.22 स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब इसके बाद नेट फोर्स इस पर 0 होगा, ये बात समझ आई? क्योंकि हाँ इवन दो स्प्रिंग उसको लेफ्टवर्ड साइड में पुश कर रहा है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट एनफ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, यस हाँ या ना? हाँ तो यहाँ पर रेस्ट पर रहेगा। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो पूछा है वो क्या होगा? 2 प्लस 2.14 प्लस 0.1 ऐसा होगा। हाँ सो आंसर इज 4.5।
15 24 मीटर। कोई डाउट किसी को? किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, पक्का? डर मत, क्या होगा, डांटूंगा थोड़ा और क्या नहीं करूंगा? नहीं समझ नहीं सर, नहीं है समझ गया, डाउट। आगे बढ़े। सर 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड। चलो, मैं बोरीवली सेंटर में बैठ के क्लास ले रहा हूँ। यहाँ के बच्चे ने कहा कि सर चॉकलेट वाला क्वेश्चन दीजिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 चॉकलेट वाला है। जो जो सॉल्व करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, जो जो नहीं करेगा वो मुझे देगा। चलिए कोशिश कीजिए।
सर सर आ गया। सर आंसर आ गया। क्या आया बेटा, किसको आया आंसर? सर श्योर नहीं हो आंसर के बारे में। कोई बात नहीं, बोलिए ना, वो मैं बता दूंगा श्योर है। के mg l प्लस mgh। नहीं यार, थोड़ा गड़बड़ हो गया। सर mg कॉमन ले लेंगे तो mg के l प्लस वही h। बात कह रहे हो तुम, उतना मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ MGH प्लस MGL में MG कॉमन ले लेंगे तो L प्लस हाँ H आ जाएगा। यस यस हाँ, बट यस आंसर वही रहेगा ना, गलत वाला। हाँ सर। चलो देखो इधर, सब लोग सुनो, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। मेरे सॉल्व करने के बाद सब लोग अफसोस करोगे कि यहाँ करना चाहिए था। देखो इधर, अगर ध्यान से देखोगे तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटी का mg नीचे, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स F लग रहा है और उसी टेंजेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा हाँ सर। और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इसमें से mg का डायरेक्शन तो फिक्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और बाकी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो पाथ के कर्वेचर पर डिपेंड करता है, पोजीशन के साथ चेंज करता रहेगा। हाँ सर। आया ना? हाँ। ठीक है, तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से सब। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं ऑब्जेक्ट का तो यहां से यहां तक हुआ है। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिखूंगा Li कैप प्लस Hj कैप हाँ हाँ सर। लिखेंगे। क्वेश्चन में देखिए लिखा है स्लोली होल्ड अप, मतलब स्लोली मीन्स एक्सीलरेशन 0, मतलब स्पीड कांस्टेंट, यस सर। मतलब नीचे वाले पॉइंट पर और ऊपर वाले पॉइंट पर दोनों पर स्पीड सेम है। हाँ नाउ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज 0। कोई चेंज नहीं हुआ ना काइनेटिक एनर्जी का। नहीं सर चेंज नहीं हुआ है काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्या क्या होगा? वर्क डन बाय फोर्स F, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये चारों का वर्क डन 0 होना चाहिए। हाँ सर। यस सर। इसमें से नॉर्मल का वर्क डन तो 0 ही होगा, हाँ क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही रहेगा ना। हाँ सर। तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, सो माइनस mg j कैप डॉट s वेक्टर, बोल बेटा। यस सर। तो माइनस mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो नॉर्मल भी हो गया, ग्रेविटी हाँ भी हो सर। गया। अब फोर्स F और फ्रिक्शन, तो फोर्स F का पूछा है शायद, मतलब फ्रिक्शन मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, चलेगा। हाँ। काम तो चल जाएगा सर। बस बस काम ही चलाना है। अब देखो
सब ध्यान से सुनो, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, अदरवाइज ये सिर्फ छोटे से डिस्प्लेसमेंट डीएस का डायग्राम। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किसी भी कर्वीलिनियर पाथ में ये अगर डीएस होगा, मान लो ये एंगल थीटा है अपने मन से, तो डीएस का ये वाला कंपोनेंट हो गया डीएल और ये वाला कंपोनेंट हो गया डीएच। वही कहानी हुआ ना जो ऊपर लिखा था, ds वेक्टर इज इक्वल टू dl वेक्टर प्लस dh वेक्टर। कोई हाँ दिक्कत? सर। हाँ सर। नहीं छोटा सर, सा दिक्कत पार्ट नहीं है। इसलिए लिया कि यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम देखें अगर, तो mg साइन थीटा नीचे, हाँ फ्रिक्शन नीचे, है ना, हाँ सर। नॉर्मल इधर और mg cos थीटा इधर। तो कोई अगर मुझसे पूछेगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इनटू ds वेक्टर, ऐसा। विथ माइनस साइन, हाँ यस सर। तो माइनस फ्रिक्शन को लिखूंगा म्यू mg cos थीटा हाँ हाँ। सर, वही लिखेंगे। ds, ऐसा लिखूंगा, यस यस सर, वैसे ही लिखेंगे। ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो काम का काम है, दिमाग लगाने वाला, ds इंटू कॉस थीटा, ये dl है। हाँ बस हो गया काम खत्म। सो माइनस म्यू mg dl हो गया ये। हाँ सर। तो हाँ इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस म्यू mg बाहर और dl का इंटीग्रेशन l, हाँ। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी मिल गया। यस सर। बस काम खत्म अपना। सो वर्क डन बाय फोर्स F माइनस म्यू mg l माइनस mg h, दिस इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन बाय फोर्स F इज mg कॉमन h प्लस म्यू l, आंसर। सर वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोग माइनस म्यू एम जी क्यों ले रहे हैं, मतलब एम जी क्यों ले रहे हैं सर? क्या चाहता है, फिर से बोलो। वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर mg, हाँ हाँ और डिस्प्लेसमेंट किधर है s, तो mg डॉट d डॉट s करना है अपने को। हाँ सर। हाँ तो देखना s वेक्टर क्या है, एल आई कैप प्लस एच जे कैप, और यस mg सर। वेक्टर क्या होगा, माइनस mg जे कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेगा तो माइनस mg h होगा। हो हाँ तो हाँ जाएगा सर। हाँ सर। चलो कॉपी कर लो इसको। सर मैं आपका चॉकलेट किधर रखूँ? हाँ, मैं एड्रेस भेज SMS करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजो। ठीक है सर। सर कौन सा वाला? नॉर्मल रिएक्शन ये 90 डिग्री से। कोई भी भेजेगा चलेगा, टेंशन मत लो। उसका ठीक है रैपर मैं तुम्हें भेज दूंगा वापस, ठीक है। ताकि तुम्हें लगे कि मैं खाया हूँ, इसके लिए। नहीं नहीं, ठीक है आई सर। अभी होप। सर अभी के लिए ऑनलाइन भेजता हूँ, वो वर्चुअल वाला चॉकलेट भेजता हूँ। ऑनलाइन, ठीक है, मैं देता हूँ, अब मिलूंगा तब दूंगा। सॉरी। सर जब ऑफलाइन मिलूंगा तब दे दूंगा सर। अभी हाँ सर वो। ठीक है, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। क्या हाँ नाम है सर। तेरा? जीवितेश, अंधेरी सेंटर। वेरी बेस्ट, एग्जैक्टली, अंधेरी। हाँ अरे तो मिला था मुझे ना अंधेरी में। सर। नहीं, आज तक मैं सिर्फ आज तक सौरभ नहीं सर मिला ना? टीएम से। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, मिला भी होगा तो चॉकलेट के नाम पे बोलेगा नहीं। अरे नहीं सर। मैं 14 नवंबर को देता हूँ, जब भी मिलूंगा 14 नवंबर के बाद, उसके बाद दूंगा पक्का। ठीक है ठीक है। हाँ।
आगे बढ़े। जी। हाँ सर। लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। हाँ सर। आज हम लोग अब पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के फोर्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। नाम सुना है पहले कभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का? सर सुना तो है सर, लेकिन नाम सुनने के बाद फिर भूल गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। सुनो, सपोज किसी एक ऑब्जेक्ट को मान लो, ध्यान से समझना, किसी एक हाँ ऑब्जेक्ट सर। को लेट्स से पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2, z2 और पॉइंट ए का x1, y1, z1, ऐसा कुछ है। तो ए से बी तक जाने के 1000 रास्ते हो सकते हैं। हाँ सर। ये एक रास्ता हो सकता है, ये एक रास्ता हो सकता है, ये एक रास्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। अब हर रास्ते से जाने में अगर सेम वर्क डन हो रहा है तो वैसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। समझे मेरी बात? ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा बहुत देखोगे तो फिर तुम लोग मैथ देख के लगेगा कि कुछ ऐसा नया है। नया कुछ भी नहीं, कॉमन सेंस है। अगर हर पाथ में वर्क डन सेम मिला किसी भी फोर्स का, तो इसका मतलब है फोर्स कंजर्वेटिव। इस बात को कहने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर वर्क डन केवल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है तो फोर्स कंजर्वेटिव है। इसी को कहने का तीसरा तरीका ये हो सकता है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ जीरो है, मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। ये तीनों बातें एक ही मीनिंग कन्वे करता है, ये समझ आया? हाँ। So थर्ड वाला first point is work done is path independent. Second point is work done displaced depends on initial and final positions of the particle irrespective of path taken. And third point is work done by a force along a closed path is always zero. तो ये तीनों एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं और ये सेटिस्फाई करता है, मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो अब इस बात को लिख लेता हूं। इफ फर्स्ट पॉइंट
work done by a force is path independent. या इसी को कह सकते हैं work done by a force along a closed path is always zero. तो ये सब तो लिटरेचर जैसा लगता है, देखने में फिजिक्स जैसा लगे तो उसको ऐसे कर देते हैं, एक इंटीग्रल f डॉट dx, यहाँ पर एक क्लोज्ड पाथ का सर्कल बना देते हैं जिसको मैथमेटिक्स में हम लोग लाइन इंटीग्रल कहते हैं, इज इक्वल टू 0. देन f is said to be conservative. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, फिर बताता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स पहचानते कैसे. along a closed path, क्या बेटा? along a closed path. along a closed path is always 0, मतलब क्लोज्ड पाथ में तो डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा ना. हाँ 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 सर हाँ हाँ तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन भी 0 अगर है तो. हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जैसे मान लो सर्कल में ही घूम रहे हो तो फ्रिक्शन का वर्क डन 0 नहीं होगा ना. फ्रिक्शन हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहेगा. हाँ या मैं यहाँ से राइट गया और फिर वापस लेफ्ट, वापस यहीं पे आया, तो फ्रिक्शन बीच में अपना डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग, दैट्स व्हाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल नॉट बी 0. तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया इवन दो माय डिस्प्लेसमेंट इज 0. चमका कुछ? यस सर चमक रहा है। चमक रहा है ना, बस बस चमक रहा है मतलब ब्राइट स्टूडेंट है तू. चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, यस फिर ब्राइटेस्ट बन जाएगा.
लिख लिया सबने? हाँ सर। अब देखो, कंजर्वेटिव फोर्स एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करके पहचानेंगे, वो तो अलग है, बट ऐसे एज अ रूल दो तीन बातें समझ लो। जितने भी फोर्सेस हैं जिनका डायरेक्शन कांस्टेंट है वो कंजर्वेटिव है। सो फर्स्ट पॉइंट, एनी फोर्स whose direction is fixed are conservative। जैसे देखते हो कहीं लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, ऐसा कुछ, तो कुछ भी ऐसा दिख जाए तो ये सब, इस सब का डायरेक्शन तो फिक्स हो गया ना, कांस्टेंट है। तो कोई भी कांस्टेंट Yes, फोर्स sir. दिखाई दे वेक्टर इक्वेशन, मतलब वो कंजर्वेटिव है। दूसरा, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अब ये सेंट्रल फोर्स नया वर्ड होगा आपके लिए, हो सकता है कि नहीं, मेरे हाँ लिए सिर्फ सर है। नया है? नहीं, है ना। सर यस सर, हाँ फ्रेशर सेंट्रल है। फोर्स का मतलब ये होता है वो फोर्स जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशन हुआ या हम लोगों का वेट है। तो ये क्या है, वेट का क्या डेफिनेशन है? दिस इज द फोर्स बाय व्हिच वी आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया में कहीं भी लगेगा अगर अर्थ की ग्रेविटी, तो वो टुवर्ड्स अ कॉमन पॉइंट ही लग रहा है। हाँ। चमका कुछ? हाँ सर। यस तो सर। वो हुआ सेंट्रल फोर्स। चाहे स्प्रिंग है अगर, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करो या स्प्रिंग को इलोंगेट करो, हर केस में फोर्स हमेशा टुवर्ड्स जो उसका नेचुरल लेंथ वाला पॉइंट है वहीं पर लगेगा। हाँ। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सेंट्रल मतलब फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए या स्प्रिंग फोर्स हो गए, ये सब सेंट्रल फोर्सेस हैं। आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, so all central forces are conservative, that is gravitational force, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर स्प्रिंग फोर्स। सर मैग्नेटिक। ठीक है। यस सर। तीसरा, अब फोर्स का कोई नाम थोड़ा ना होता है, जैसे मैंने ऊपर लिखा था 2i कैप प्लस 3j कैप, अब उसका कोई नाम थोड़ा ना है कि वो सेंट्रल है कि क्या है। तो जब भी कभी इक्वेशन होगा तो इक्वेशन के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं कि इफ इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप is an exact integral। एग्जैक्ट इंटीग्रल का मतलब है कि पाथ इंडिपेंडेंट। बताता हूं कैसे, एग्जाम्पल सबका दूंगा। देन force F will be conservative in nature। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, हर टाइप के फोर्सेस के एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ क्वेश्चन के साथ। Yes, sir.
लिख लिया सबने? हाँ चलो अब फटाक से ये दोनों क्वेश्चन करो। सर फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाला आ गया, वेरी गुड। सेकंड भी आ जाएगा, करो। सेकंड वाला भी सेकंड वाला भी हो गया, हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल के वर्क बाद में लगा ना। देखते हैं, चलो देखो। जैसे फर्स्ट है तो यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 4 - 1 3 i कैप, ये आई कैप 3j कैप। 5 - 2 3 j कैप। हाँ सर। फोर्स क्या है? 4 i कैप प्लस 3 j कैप। हाँ तब तो F डॉट S ये मेरा हो जाएगा 12 + 9, हाँ सर। दैट इज 21 जूल। हाँ अब बोलोगे कि सर इसमें क्या दिक्कत था? आई मीन इसका कंजर्वेटिव फोर्स से क्या लेना देना? ये तो आप नहीं भी पढ़ाते तो भी हम यही आंसर बोलते और सही होता। हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि इस क्वेश्चन में दिया रहता है कैलकुलेट द वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम 1,2 to 4,5 along कोई पाथ का इक्वेशन दे देता, फिर भी क्या फर्क पड़ता, यही आंसर आता हाँ सर। है ना। तो ये जो फोर्स F हो गया 4 i कैप प्लस 3 j कैप, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स दिख रहा है। मैंने पहला पॉइंट लिखा था, एनी कांस्टेंट फोर्स whose डायरेक्शन इज फिक्स्ड आर कंजर्वेटिव। हाँ सर। फिर से समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। Had it been there in the question that calculate the work done to displace the particle from 1,2 to 4,5 through a path, कुछ इक्वेशन देता y is equal to 3x² plus 2 या ऐसा कुछ, then also आंसर तो यही आता मुझे। हाँ सर, आंसर तो यही आता। यही आता। तो ये जो फोर्स है 4 i कैप प्लस 3 j कैप, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके सर। सेकेंड वाला देखो, जैसे सेकेंड वाले में जो वर्क डन होगा इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रल F डॉट ds, हाँ that is integral of 3x² i cap plus 2y j cap dot dx i cap plus dy j cap। हाँ सर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2y dy। यस सर। x इज इक्वल टू 2 to 4 है ना, हाँ y इज इक्वल टू 3 to 6। ये इंटीग्रेशन देखिए आपसे हो जाएगा आराम से। हाँ हो जाएगा। तो ये हो गया 3
x cube by 3 lower limit 2 upper limit 4 plus 2 into y square by 2 lower limit 3 upper limit 6, हाँ that is 4 cube minus 2 cube plus 6 square minus 3 square, that is 64 minus 8 plus 36 minus 9, कितना हो जाएगा? सर 83 84 83 या 84? मुझे नहीं आता एडिशन सब्ट्रैक्शन, बता दे यार। 83 होना चाहिए ना 83, वेरी गुड। आया समझ में? हाँ सर इसमें भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें कंजर्वेटिव फोर्स नहीं भी पढ़ते तो भी सॉल्व करते यही आंसर आता। हाँ सर अच्छा, लेकिन अगर ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होता जैसे 3x स्क्वायर के साथ y dx या ऐसा कुछ आ जाता, तब आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते। नहीं सर तो वो जो मैंने बोला था एग्जैक्ट इंटीग्रेशन, मतलब जैसे fx के साथ जो फंक्शन है वो केवल x में है, हाँ i कैप का कोएफिशिएंट केवल x का फंक्शन है, j कैप का कोएफिशिएंट केवल y का फंक्शन है, इसीलिए इंटीग्रेट हो गया ना। हाँ अगर सर i कैप का कोएफिशिएंट y या z का फंक्शन होता तो दिक्कत होती। यस सर तो ये हो गया जो मैंने लिखा था कि एग्जैक्ट इंटीग्रेशन। समझा सर समझ आया एग्जैक्ट इंटीग्रेशन वाला एग्जांपल लिखने का मतलब? हाँ सर एक और देता हूं तो और ज्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़े? मैं लिख लेता हूँ मेरे को लिखा नहीं लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। सर बोलो भाई। सर यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन क्यों ला रहे हैं? मतलब W इज इक्वल टू एफ एस से भी तो कर सकते हैं ना? बट f कांस्टेंट नहीं है, f में तो x और y का फंक्शन है, तो हाँ फोर्स सर। फोर्स वेरिएबल है, हाँ सर। मतलब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो गया, हाँ सर। मतलब इंटीग्रेशन लगेगा। ओ ओके सर, समझा। ओके। सर
सर डन। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। एक और कीजिए, इसको कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? 24 लेकिन जूल। कैसे सॉल्व किया? सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन नहीं होगा। वेरी गुड। देखो यहाँ तो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, वो कहते हैं इंटीग्रेशन आता ही नहीं इनको। देखो इधर ध्यान से सुनो। वो जो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले एग्जैक्ट इंटीग्रेशन, उसका मीनिंग यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसका वर्क डन कैलकुलेट करने जाऊं तो लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसा लिखूंगा। हाँ, सो वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसा। तो ये हाँ, कुछ ऐसा आ रहा है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। हाँ, ये इंटीग्रेट तो होगा नहीं अब, है ना। सर। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये डी ऑफ एक्स इंटू वाई है। याद आया कुछ प्रोडक्ट रूल? हाँ, सर। तो डी ऑफ एक्स इंटू वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स वाई, हुआ है। लोअर लिमिट 2, 3, अपर लिमिट 5, 6। तो ये हो गया 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, हाँ, सर। दैट इज 24 जूल। तो ये जो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को हमने डी ऑफ एक्स वाई लिखा, इसी को एग्जैक्ट इंटीग्रल कहते हैं। यस सर। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डी ऑफ एक्स इंटू वाई होगा। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नहीं दिक्कत है, बहुत बढ़िया यार, होशियार लोग है तुम लोग। मैं ही डरता रहता हूँ। नो सर। क्या नो सर? यार तुम लोग भी गजब करता है, पहली बार तारीफ किया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तुम्हें। सर अभी पेट भरा हुआ है सर अभी। आदत नहीं है ना सुनने की। नहीं सर। आगे बढ़े? 2 सेकंड सर। जल्दी लिख के बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, we can move ahead. नेक्स्ट क्वेश्चन। दो दिख रहा है? हाँ, सर। कोशिश कीजिए। Yes sir, दिख रहा है।
हुआ सबका? In process. देखो इधर, Yes, sir. फोर्स अगर देखोगे तो दे रखा है वाई आई कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds होगा समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप, ऐसा ही होगा। हाँ तो जो मेरा dw होगा विच इज f डॉट ds, ये हो जाएगा y dx, है ना। हाँ हाँ अब क्वेश्चन नंबर ए में किस पाथ से जा रहा है, तो y इज इक्वल टू x से जा रहा है, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा। सर, बोलो। यस सर, हो तो जाएगा that is सर। x square by 2 which is 0 to 1, that is 1 by 2 joule आंसर। अब सोचो यहां पर अगर पाथ कुछ और होता तो अलग आंसर आता, हाँ सर, आंसर अलग आता। है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है वाई आई कैप, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव नहीं हुआ, नॉन कंजर्वेटिव छोड़ो, कंजर्वेटिव नहीं हुआ, ये पक्का है। ये सर कंजर्वेटिव तो नहीं है। तो ये हो गया x क्यूब बाई 3 0 to 1, दैट इज 1 by 3 जूल। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू वाई जे कैप, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई डाउट किसी को? सर पर वो नॉन कंजर्वेटिव है क्यों? दिख रहा है ना, हर पाथ से अलग अलग वर्क डन आया, सेम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में दो अलग अलग रास्ते से दो अलग अलग वर्क डन मिले हमें। हाँ सर। 0 0 से 1 1 जाना था, तो 0 0 से 1 1 y इज इक्वल टू x वाले लाइन से गया तो अलग वर्क डन मिला, दूसरे लाइन से गया तो अलग वर्क डन मिला। हाँ सर। तो इस फोर्स का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है। हाँ सर। हाँ है सर। मतलब नॉन कंजर्वेटिव है। हाँ सर, समझा। Since work done by F is equal to y I cap depends on यस सर। path taken by the object, hence non-conservative। ठीक है। अब देखो जितने एग्जाम्पल अभी मैंने कराए हैं सब छोटे छोटे हैं, किसी में केवल आई कैप है, किसी में जे कैप है, आई जे दोनों भी है, तो छोटा छोटा फंक्शन है एक्स वाई वाला। एक मैं आपको एक जनरल थंब रूल बताता हूं जिससे कि किसी भी फोर्स का इक्वेशन देख के आप बता सकते हो कि कंजर्वेटिव है या नहीं। ठीक है, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको वेक्टर कैलकुलस बोलते हैं, बट बताना चाहिए, समझना चाहिए, समझ गए तो ठीक है। तो एक जनरल नोट देखो कि कोई भी फोर्स कैसा भी हो, आपको अगर इक्वेशन दिख गया दिया हुआ है तो उसको देखकर कोई जरूरत नहीं है मतलब कहां से कहां गया वो सब ढूंढने का, सिर्फ आप फोर्स का इक्वेशन देखकर बता सकते हो कि कंजर्वेटिव है या नहीं। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन अभी जो किया था उसमें फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है वाई आई कैप, है ना।
तो नीचे का कुछ नहीं थे, केवल वाई आई कैप के इक्वेशन देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं, या सर इसके आपकी आवाज कट रही है। नहीं सर, नहीं करती। नहीं सर कर, बिल्कुल कट नहीं रही। नहीं कर अच्छा कोई बात नहीं, अभी अभी ठीक से बोलता, मैं रुक रुक के बोल रहा था इसलिए कट रही थी। वैसे ही जैसे देखो अभी ठीक आगे ठीक किया है मैंने। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो f इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है, तो इक्वेशन देख के ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। तो वो कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ ये वेक्टर कैलकुलस है, ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आप याद रख सकते हो, इसके पीछे का बेसिक नहीं। यस इसको सर। हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में कर्ल ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। तो यस कर्ल सर। ऑफ अ वेक्टर छोड़ दो, ऐसे समझो इन जनरल, सपोज कोई भी एक फोर्स का इक्वेशन है, वो समथिंग आई कैप होगा, समथिंग जे कैप होगा और समथिंग के कैप होगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं सर। है ना। अब इसमें जहां एफ एक्स लिखा है उसमें केवल एक्स हो सकता है, केवल वाई हो सकता है, केवल जेड हो सकता है, कोई दो का मिक्स हो सकता है, तीनों का मिक्स हो सकता है, यही सब है। हाँ सर। तो याद रखो, अगर इस डिटरमिनेंट को देखो, आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, इधर एफ एक्स, इधर एफ वाई, इधर एफ जेड। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो आपका फोर्स कंजर्वेटिव होगा। तो नाम वेक्टर जानना प्रोडक्ट नाम में क्या? जानना जरूरी नहीं है, बट इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ अ फोर्स, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था। तो वेक्टर प्रोडक्ट में होगा, वैसे ही करना है ना तो। हाँ वैसे ही करना है, नहीं किया है पहले। जैसे एक एग्जांपल ऊपर में था ना, एक वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप वाला, उसको चेक करके देखते हैं। वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप को मान लो चेक करना है। इसके क्वेश्चन आपको बुकलेट में शायद नहीं मिलेंगे, मैं देखता हूँ कुछ दे दूं तो। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन दे दिया जो ऊपर में था, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। कोई पूछे कि इसको चेक करना है कि कंजर्वेटिव है या नहीं, तो ठीक वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आई कैप, वैसे तो हम लोग देख चुके हैं कि ये कंजर्वेटिव है ऊपर में, बट इस मेथड से एक बार चेक करके देखो, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एफ एक्स की जगह वाई, एफ वाई की जगह एक्स, जेड की जगह 0 है ही नहीं, यही कहानी होगी। हाँ सर। इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो आई कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ 0 माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स, ऐसा हुआ, हाँ सर। माइनस जे कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0 माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ 1, ऐसा होगा, प्लस के कैप, डिटरमिनेंट्स ऐसे ही तोड़ते हैं ना, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई, यही होगा। यस सर।
जे कैप में क्या लिखा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जीरो, डेल बाई डेल जेड है यहाँ पर, डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई है ये। तो देखो ये टर्म जीरो दिख रहा है, एक्स का हाँ जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये भी जीरो दिख रहा है, जीरो का डिफरेंशिएशन ये भी जीरो दिख रहा है, वाई का जेड के रेस्पेक्ट में ये भी जीरो दिख रहा है, प्लस के कैप एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन, वाई का वन के रेस्पेक्ट, तो ये जीरो हो गया। हाँ सही। ये डेल बाय डेल एक्स का है यहाँ पे। क्या डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल बाई डेल एक्स का मतलब, so if curl of a Yes, sir. force is zero then that force will be conservative, as simple as this, and curl of any vector यही होता है। कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी। ये यशवर्धन को देखना ऑफ हो गया।
sir. लिख लिया सबने? हो गया सबका? यस सर, हो गया। चलो एंजॉय करो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। या बाय। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे सर।